हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारी चल रही है विजय भव सीरीज, जिसमें हमारा मिशन है 100 आउट ऑफ 100 का। अब आप कहेंगे मैम 100 आउट ऑफ 100 कैसे? अरे बच्चे, 20 मार्क्स तो तुम लोग प्रैक्टिकल में लेकर आ ही चुके हो और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं रिमेनिंग 80 मार्क्स की। तो बच्चों, हम लोगों की बोर्ड एग्जाम्स की बहुत ही बढ़िया तैयारी चल रही है और हंसते खेलते बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग तक पहुंच चुके हैं। तो 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल भी हम लोगों ने स्ट्रेस नहीं लिया है। बहुत आराम से हम लोगों ने उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया। एक एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है। वन शॉट रिवीजन भले ही है, लेकिन डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन है, जहाँ पे हर एक एस्पेक्ट, हर एक कीवर्ड, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जल्दी से बताना कि हमारा जो ये रिवीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम की जो ये तैयारी चल रही है, ये आप लोगों की कैसी चल रही है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो अपनी काजल मैम को जरूर बताना। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से लगाइए अपनी अटेंडेंस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत से पहले मेमोरी ट्रिक्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसको आप लोगों को याद करने में समस्या होती है। तो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सारी मेमोरी ट्रिक एक साथ लिख दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी, समरी नोटबुक में वो सारे के सारे टॉपिक्स की मेमोरी ट्रिक लिखते रहिएगा और पॉइंट्स को अपने आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अगर आप में से किसी को भी समस्या होती है, कोई आपका मेमोरी ट्रिक फिट नहीं बैठ रहा, आपके पॉइंट्स के साथ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देती हूँ। आप लोग हमारी जो एक पुरानी प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने वन शॉट पहले भी रिवाइज किए हैं अपने सभी चैप्टर्स के, तो वहां जाकर भी आप वो सारी एक्रोनिम्स जो हैं वो देख सकते हैं। वहां पर मैंने टॉपिक्स वाइज ही सारे एक्रोनिम्स बताए हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक्रोनिम आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस पॉइंट से मैच हो रहा है, तो उस वाली सीरीज से जाकर आप उस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्टिंग। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग से। तो बच्चों, आप लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये समझा कि 5 फंक्शंस होते हैं, है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग में तो हम लोगों ने क्या किया? प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अब तक हमने अपने हाथ पैर नहीं चलाए हैं बिल्कुल भी प्लानिंग के अंदर। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाया वहां पे, उस दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। किस फंक्शन में जाकर? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जाकर। अब क्या काम करना शुरू किया कि भाई तुमने हमारे सामने ऑब्जेक्टिव तो सेट करके रख दिया कि अच्छा चलो ये काम करना है। अब इस काम को, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके के काम करने होंगे, कौन कौन इस काम को करेगा, कौन हमारा सुपीरियर बनेगा, कौन सबऑर्डिनेट बनेगा, ये सारी बातें भी तो जाननी है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में करी। स्टाफिंग में जाकर ये काम करेगा कौन? ऐसे चुटकी बजा के थोड़ी ना काम होगा, कोई तो स्टाफ चाहिए काम करने के लिए। तो पहले ये देखो कि ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना स्टाफ है, कितने की रिक्वायरमेंट है, उनको कमी है तो उनको बुलाओ, उनको रिक्रूट करो, फिर उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करो, उनको थोड़ा सा ट्रेन करो। ये सारे काम हमने स्टाफिंग पे करे। पर तुम्हें पता है निकम्मे नालायकों, अब तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब तक तो तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो कि जैसे कोई एक स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है और फंक्शन की जो तैयारी चल रही होती है ना बैक स्टेज पर, कि एक परफॉर्मेंस बस होने ही वाली है, लेकिन परफॉर्मेंस होने से पहले भी पीछे का जो बहुत सारा काम होता है, बैक एंड वर्क होता है, अभी तो सिर्फ वही चल रहा है। अभी तो रोल्स, कैमरा, एक्शन ही नहीं हुआ है। क्योंकि तुम्हें पता है ये काम कहाँ जाकर होता है? ये काम होता है डायरेक्टिंग में जाकर। डायरेक्टिंग में जाकर अब तुमने अपने हाथ पैर हिलाने शुरू करे, अपनी जबान का इस्तेमाल करना तुमने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि यहीं से ही हम एक्शन में आते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। तो देखिए जरा, वर्क स्टार्ट कैसे होता है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो बच्चे, डायरेक्टिंग में क्या कहा गया? दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। ये कैसी प्रोसेस है जहां पर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं? देखो,
किसी भी परफॉर्मेंस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जरूरी होती है। अब आप जब अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए, पहला बोर्ड एग्जाम देने के लिए जब आप गए होंगे किसी भी सेंटर पे, तो वहां पे जो इन्विजिलेटर्स होंगे ना बच्चे, उन्होंने भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि बेटा ये जो आप अपने एक्शन करने वाले हैं ना और अपनी पूरी कहानी लिखने वाले हैं अभी एग्जाम में, उससे पहले जरा थोड़ी सी बातें सुन लो। आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत सारी बातें समझाकर भेजा होगा, और तो और सीबीएसई ने उस आंसर शीट पर भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखकर दी है कि भाई अपने काम को शुरू करने से पहले आपको जो 15 मिनट का समय दे रहे हैं उसमें अपनी शीट को फिल करो, सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। क्यों? कि एक्शन से पहले ये काम करना जरूरी है। तो ये देखो, ये भी एक तरीके की डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग हमेशा मुंह से बोलकर नहीं की जाती है, डायरेक्टिंग के अलग अलग फॉर्म्स है, वो लिखकर रिटन फॉर्म में भी तो डायरेक्शन जाती है ना। तो देखो ये यहाँ पर यही बोला गया है दैट डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। अब कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसके अलावा? एंड गाइडिंग। इंस्ट्रक्शन का मतलब हमेशा कोई एक ऑर्डर देना नहीं होता, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपको सिर्फ एक्शन में लेकर आना। मतलब कि जब हम डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टिंग का मतलब कमांड देना है फॉर द एक्शन। अब वो एक्शन हम किसी भी फॉर्म में करा सकते हैं, उसके लिए जो हमारी कमांड का फॉर्म है वो कैसा भी हो सकता है। वो एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में है, गाइडेंस की फॉर्म में है, या हम आपको काउंसिल कर रहे हैं, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, हम एक लीडर बन के आपके साथ लीड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों का एक पर्पस है कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव है हमें उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। जैसे कि मैंने जैसे ही विजय भव सीरीज की स्टार्टिंग करी, मैंने तुम्हें कहा जीरो से हीरो बनाने की स्ट्रैटेजी है कि अब तुम जो पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुमने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें हीरो बनाकर भेजेंगे। 28 मार्च को जब तुम पेपर लिख रहे होगे ना तो तुम्हें पूरी हीरो वाली फीलिंग आएगी। उस दिन तुम्हें ये बिल्कुल भी फील नहीं होने दूंगी मैं कि हमें कुछ नहीं आता। तुम्हें पेपर में लिखे हुए हर एक क्वेश्चन का आंसर आता होगा। अगर तुमने ध्यान से सारी पढ़ाई करी है मेरे साथ तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब काम कहाँ से हो रहा है बेटा? ये हो रहा है डायरेक्टिंग की मदद से। ठीक, चलो अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर ये है, इट इनिशिएट्स एक्शन। यही है जो रोल्स कैमरा एक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी अदर फंक्शंस है ना बच्चे मैनेजमेंट के, वो तो सिर्फ एक तैयारी कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस के लिए जितना भी बैकएंड वर्क है वो तो उन सब चीजों को संभाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हम एक्शन में आ रहे हैं, एक्चुअल में जो वर्क स्टार्ट हो रहा है वो इसी फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो देखो ये लाइन यहाँ पर लिखी भी हुई है, while other functions of management prepare a setting for action। वो तो सब सेटिंग कर रहे हैं। अब तुम सेटिंग सुन के इधर उधर अपनी सेटिंग को फोन मिलाने मत बैठ जाना और एक्शन में मत लिख जाना। ये सेटिंग फॉर एक्शन कौन सा बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिंग फॉर एक्शन यानी कि आपके एक्शन करने के लिए सारी तैयारी की जा रही है, और इसी तरीके से डायरेक्टिंग क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में एक्शंस को इनिशिएट करता है। ठीक, उसके बाद डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर होता है, जैसे कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, और लोअर लेवल का सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करता है। तो डायरेक्टिंग हर एक लेवल पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग टेक प्लेस wherever the superior subordinate relations exist। जहां जहां पर भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वहां वहां डायरेक्टिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कैसी प्रोसेस है बच्चों? डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाला। आप मुझे बताओ, आपकी जिंदगी में डायरेक्टिंग कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आप किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे हुए हो ना बच्चे, तब तब आपको डायरेक्टिंग फंक्शन देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टिंग हमेशा चलने वाला है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डायरेक्टिंग के बिना तो काम ही नहीं होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक बात बताओ, तुम क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए खोल के बैठे हो कि तुम्हें वहां पे कोई काम नहीं करना है? तुमने तो काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खोला है ना, और डायरेक्टिंग के बिना तो काम होगा नहीं। तो डायरेक्टिंग इसीलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तब हमारे यहाँ पर डायरेक्टिंग की प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। लोग आएंगे जाएंगे, मैनेजर पोजीशन चेंज होंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो एक नया मैनेजर आएगा वो डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। अब एक बात बताओ कि आप
आपके स्कूल में जब आप पढ़ा करते थे, अब तो तुम स्कूल से बाहर आ गए हो ना, अब तो तुम बड़े बच्चे हो गए हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अब तुम कहाँ स्कूल को याद करोगे, स्कूल वाली मैम को याद करोगे, सर को याद करोगे, है ना? तुम तो नहीं याद करते, तुम तो भूल जाते हो। तुम्हारा वो जो रिश्ता होता है उनके साथ, तुम उसको बहुत जल्दी भूल जाते हो। कभी भी अपने स्कूल के टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग तुम्हारी लाइफ में, तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तुम्हारे सामने वो जो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़े होते हैं ना बेटा क्लासरूम में, देखो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा बैकएंड प्रेशर नहीं है, हमें तो सिर्फ ये कि ठीक है हम लोगों को आपको पढ़ाना है। बट जो स्कूल टीचर होता है ना बेटा, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है और एक लिमिटेशंस हैं कि वो सिर्फ कुछ लिमिट तक ही कुछ चीज़ों को आपके लिए कर सकते हैं, उसके आगे उन्हें अलाउड नहीं किया जाता कुछ चीज़ों को करना। तो थोड़ा सा उन लोगों की आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी है, उन लोगों को आपको भाई समझना है, उनको भी याद करते हुए रहना है हमेशा कि हाँ उन लोगों ने भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको यही समझा रही थी कि जैसे आप अपने स्कूल में जाया करते थे तो आपकी टीचर आपको डायरेक्शन देती थी ना, क्योंकि वो आपकी सुपीरियर है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आते ही रूम में एंटर होते ही क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जैसे टीचर ने रूम में एंटर किया तो सारे बच्चे एक साथ खड़े होकर मैम को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। फिर वहां पर टीचर आपको कहता है सिट डाउन क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना, यानी कि उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आप बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं होता कि जैसी क्लास में टीचर ने एंटर किया, टीचर ही कह रही है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलो फिर आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट करने के लिए खड़े हो गए और उसके बाद आप टीचर को कह रहे हैं ओके मैम नाउ सिट डाउन। अच्छा, इतने बड़े हो गए तुम कि मैम को कह रहे हो सिट डाउन? तो बच्चे ये राइट किसके पास है, ये राइट सिट डाउन कहने का किसके पास है, किसके पास है ये अथॉरिटी? आपकी मैम के पास या आपके सर के पास। क्यों? क्योंकि वो आपके सुपीरियर है। तो इसका मतलब डायरेक्शन कहाँ से जा रही है? डायरेक्शन जा रही है फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो डायरेक्टिंग कैसे फ्लो करता है? डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करता है एक हायरार्की के अंदर, दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट द इमीडिएट सबऑर्डिनेट, कि हर एक मैनेजर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकता है और उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। कि डायरेक्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट तो वही है जो तुम अभी पढ़कर आए हो फीचर में, बिकॉज इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। तो सेम आप इसके अंदर भी जो डेफिनेशन पीछे पढ़ के आए हो सेम लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर बस एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि कैसे डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन। कि मान लो तुम्हें बिजनेस स्टडीज के अंदर किसी एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अब जब तुम्हें प्रॉब्लम आते हैं या तुम्हें कोई डाउट आता है तो जाते हो ना अपने टीचर के पास। तो जैसे तुम टीचर के पास गए और आपने टीचर को बोला कि टीचर मुझे ना मैस्लो की थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, तो आपके सुपीरियर ने, आपके टीचर ने इमीडिएटली आपके उस डाउट को सॉल्व कर दिया। और जैसे ही वो आपका डाउट सॉल्व हुआ, आप जिस केस स्टडी में अटक रहे थे वो केस स्टडी आपकी तुरंत सॉल्व हो गई। यानी कि वो जो आपका एक्शन अभी अटका हुआ था, आपके सुपीरियर ने जो आपका डाउट सॉल्व किया उसकी वजह से आपका एक्शन कंप्लीट हो गया। सो यही कहलाता है इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग की मदद से इस तरीके से जो एक्शंस हैं वो हमारे वर्क करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिखा है कि इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स इट्स सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव द वर्क टारगेट्स गिवन टू हिम। तो वो अपने वर्क टारगेट्स को इजीली कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्टिंग क्या करता है? आपके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। क्या करता है बच्चे? इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉयज एफर्ट। देखो क्या होता है, आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के पास 5 ही सब्जेक्ट होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों के पास क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट होंगे। देखो आपका जो क्लास 12 का रिजल्ट बनने वाला है ना मेरे बच्चे, वो आपका उन सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनने वाला है। एज पर द सीबीएसई रूल हमें 5 सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है, ठीक है। अब अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ओवर फोकस कर दिया है आपने उसको, और एक सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया, आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो। मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 4 को आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आप एक को नहीं पढ़ रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि आपका टारगेट अचीव हो पाएगा? आपको 5 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपके एग्जाम डेज में गैप्स आते हैं, तो हम लोगों ने आपको प्लानर दिया कि मान लो कि भाई ठीक है आज से 10 दिन बाद आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम है, लेकिन उसके लिए आप अपने पीछे वाले एग्जाम्स को भी नहीं भूल सकते। मतलब जो आपके एग्जाम्स रह गए हैं आप उनको भी साथ में लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो बच्चे ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब लोग अलग अलग एफर्ट्स डाल रहे हैं।
सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सबको ये समझना है कि ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना जो सबको हासिल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग क्या करता है कि सबके अलग अलग एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है, उनको इंटीग्रेट करता है, उनको एक साथ लेकर आता है, ताकि जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए। ठीक है, यार नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गाइड्स द एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग क्या करता है, देखो अल्टीमेटली एक जो डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, उसका क्या रोल है कि वो अपने एम्प्लॉइज को गाइड करे। जब जब एम्प्लॉइज मुसीबत में आए, उसको कोई डाउट आए, उसको कोई कंफ्यूजन आए, हमें उसके कंफ्यूजन को दूर करना है, उसके डाउट्स को दूर करना है और टाइम टू टाइम उसको गाइडेंस देनी है। तो डायरेक्टिंग हमेशा अपने एम्प्लॉइज को गाइडेंस देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को पहचानने में मदद करते हैं और उनको एक इफेक्टिव लीडरशिप देते हैं। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी मदद करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को समझ सके। बहुत सारे बच्चे ना खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि यार मैंने आज तक इतने मार्क्स नहीं अचीव करे, आज तक मैं नहीं लेकर आ पाया 80% या नहीं लेकर आ पाई 90%, तो मेरे अब भी क्या ही आ जाएंगे, मैं पूरे साल नहीं मैंने पढ़ाई करी तो अब क्या ही आ जाएंगे। ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप अपने पोटेंशियल को पहचानो। मैं तो कहती हूँ कि वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो सिर्फ गैप डेज में पढ़ रहा है या एग्जाम डेज में, जितने भी उसको 1-2 महीने पहले उसने पढ़ना शुरू किया और वो 70% लेकर आ रहा है, तो सोचो अगर वो पूरे साल पढ़ता तो भाई वो तो टॉप कर जाता सीबीएसई को। तो आप कर सकते हो यार, आपके अंदर पोटेंशियल है। जिस दिन आपके दिल और दिमाग में कोई चीज फिट हो जाती है ना, उस दिन आप सब कुछ कर सकते हो, उस दिन आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। जिस दिन आप ये सोच लो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और ना करने के ना हमारे पास 100 बहाने होते हैं किसी भी काम को, लेकिन करने का सिर्फ एक सॉलिड रीजन होता है, एक ही मोटिवेशन होता है। तो बच्चे, एक जो डायरेक्टर होता है, एक जो मैनेजर होता है, वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को समझाता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अभी भी अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो अच्छे जो आप चाहते हो। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, मैं आज भी आपको यही कहूंगी। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नेक्स्ट, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ यार, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराओ। अपनी लाइफ में ये एक चीज तो तुम जरूर करो। ठीक है, पैसा बहुत कमा लोगे जिंदगी में, बहुत तरीके में से तुम्हें पैसा कमाने के बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन ये जो एक चीज होती है ना कि अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे ये करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। अच्छा, अब ये क्या करता है कि देखो, बदलाव हम सभी को लेकर आना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो हर आए दिन कोई नई चीज आ रही है। अब आप सभी लोगों ने सुना कि ऑनलाइन जो है वो कॉपीज चेक होंगी, तो ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें टीचर्स की गलती है, डेफिनेटली इसमें सिस्टम की गलती है कि अचानक से आप किसी के ऊपर भी कोई नई चीज थोपोगे तो उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आप उनको एक रिक्वायर्ड टाइम दो फॉर दी ट्रेनिंग, ताकि वो उस चीज के लिए प्रिपेयर हो। आप 10 दिन पहले किसी को ये कह रहे हो कि आपको इस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना है, तो डेफिनेटली उस बंदे के साथ वो प्रॉब्लम आएगी। बट अगर एक सही डायरेक्टर होगा तो वो नीडेड चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में आपकी मदद करेगा, कि आपको टाइम टू टाइम ये समझाएगा कि इसका आपको कैसे फायदा होने वाला है, कि आप इसको अपोज मत करो, इसका फायदा आप ही को मिलेगा। तो ये एक डायरेक्टर, एक मैनेजर की ड्यूटी होती है अपने एम्प्लॉयज को समझाने की कि किस तरीके से उस चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके लिए उसे मोटिवेट करना होगा अपनी टीम को, उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा, अपनी लीडरशिप का इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिशन, किसी भी काम को करने के लिए मनाही कर देना कि हम नहीं करेंगे, उस चीज को हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर उनका कॉपरेशन लाने की जरूरत है कि ठीक है, हम इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, हमें करना पड़ेगा इसको इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर सीबीएसई क्या कर सकती है कि ठीक है चलो इस साल मैनुअल चेकिंग कर लो, अगले साल से हम इस काम को करेंगे, जिसके लिए पूरे साल हम टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और देखो, अगर एक डायरेक्टर, एक मैनेजर, लीडर टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज के साथ चलता है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है,
स्टेबिलिटी बनी रहती है कि जब आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की जरूरत है आप उनको मोटिवेशन दे दो, जब वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ, तो कम्युनिकेशन करो। कई बार आपको एज अ लीडर उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना होता है, तो स्ट्रिक्ट हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस हो और जो ये उतार चढ़ाव है इसमें थोड़ी सी कमी आए, डिस्प्यूट्स कम हो, एक शांति बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अच्छी डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर आती है, ये कॉपरेशन लेकर आती है, कमिटमेंट लेकर आती है एम्प्लॉइज के अंदर, ताकि वो यहाँ पर जो भी उनकी ग्रुप एक्टिविटीज है उनको मिलकर यहाँ पर अचीव कर सके, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमें यहाँ पर 4 एलिमेंट्स को स्टडी करना है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें सुपरविजन को हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ना है, सिर्फ उसका इंट्रो लेना है, डिटेल में हमें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, डिटेल में हमें रिमेनिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुपरविजन से। सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरविजन, ओवरसीइंग, ऊपर से नजर रखना। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? नजर रखना, ओवरसी करना, यानी कि हम ध्यान रख रहे हैं, हम नजर रख रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। जैसे कि तुम रात को पढ़ रहे होते हो, अब रात को जब तुम पढ़ रहे होते हो, बुक के नीचे तुम्हारा मोबाइल फोन होता है, तो जैसे ही तुम्हारी मम्मी या पापा निकलते हैं कमरे से बाहर, तो तुरंत मोबाइल ऊपर हो जाता है और बुक नीचे, और जैसे ही वो कमरे में दोबारा एंटर करते हैं, तुम पर नजर रखने के लिए, ओवरसी करने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम तुरंत से नीचे रख देते हो उस मोबाइल फोन को और किताब तुम्हारी बिल्कुल ऊपर आ जाती है और दिखाते हो कि ओहो कितना मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। तो बेटा सुपरविजन का मतलब यही होता है कि नजर रखना, देखना। देखो ये रहा कीवर्ड ओवरसीइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट, कि हमारा सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है हमारा प्यारा बच्चा, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इंस्ट्रक्शंस देना कि अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करो ताकि आप अपने वर्क टारगेट्स को अचीव कर पाओ। ठीक है, सुपरविजन समझ गए? बस इतना ही समझना है सुपरविजन को। अब आते हैं बच्चे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी जरूरत जिंदगी में हम सभी को पड़ती है, विच इज मोटिवेशन। बट मोटिवेशन डिसिप्लिन के बिना अधूरा होता है, ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। तो बेटा मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन वही है जो हमें सोते हुए को जगा दे, कि हम बिल्कुल ऐसे हताश हो चुके थे अपने जिंदगी में, जहां पर हमें लगता था कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई आया, किसी ने हमारा हाथ थामा, हम गिर चुके थे, उसने हमें उठाया और हमें आगे तक लेकर चला गया। सो दिस इज मोटिवेशन। पर मोटिवेशन के लिए जैसे मैंने कहा कि मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन तो हम 2 मिनट किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, उससे आ जाता है। 2 मिनट मोटिवेशन हमें उससे भी आता है, हम किसी की सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं, हमें किसी का स्टार्टअप देख रहे हैं, हम किसी शार्क टैंक में किसी शार्क को देख रहे हैं, उसकी अगर हमने स्टोरी पढ़ ली, मोटिवेशन तो हमें उससे भी आ जाता है, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। तो मोटिवेशन अगर हमें लाना है तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो एक वीडियो क्लिप के थ्रू आ रहा है या हमें कुछ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बहुत से लोग आजकल, जैसे मैंने पहले भी आपको शायद हो सकता है ये चीज समझाई होगी, जैसे बहुत सारे बच्चे सीए बनना चाहते हैं, है ना? क्यों बनना चाहते हैं? क्या दिख रहा है आपको? आपके मन में ये जो इच्छा है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर कि तुम सीए बनना क्यों चाहते हो। वो क्या चीज है जो तुम्हें सीए बनने के लिए तुम्हें खींच रही है, या मैं अपने बिजनेस लैंग्वेज में बोलूं तो तुम्हें मोटिवेट कर रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। बनने को तुम कुछ भी बन सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब कॉमर्स में एंटर करते हैं ना, तो उनका एक माइंड सेट होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो क्या चीज है जो तुम्हें मोटिवेट करती है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन ना एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आती है कि यार मुझे ना ये हासिल करना है। क्यों हासिल करना है? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर कुछ दिख रहा है, इसलिए तुम्हें उस चीज को हासिल करना है। आज तुम्हें, मान लो तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो क्यों बनना है तुम्हें देश का प्रधानमंत्री? कहीं ना कहीं तुम्हें वो पावर, वो स्टेटस चाहिए, इसलिए तुम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। तो भाई कुछ तो है ना जो तुम्हें तुम्हारे अंदर एक एनर्जी लेकर आ रहा है, तुम्हें स्टिमुलेट कर रहा है। एक वर्ड बोला मैंने, क्या? स्टिमुलेट कर रहा है, कीवर्ड है। बहुत जोश के साथ बताया ना मैंने, इसलिए बताया था कि तुम मोटिवेट हो जाओ। तो बेटा स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है कि एक एनर्जी आती है आपके अंदर। क्यों एनर्जी आती है? आपको एक पिन मारी जाती है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक्शन करो। अरे तुम नालायक सो रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब मुझे तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। मुझे भी तुम्हें कहना पड़ेगा तुम ले आना 100 में से 100, जो कहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा।
तभी जाके मोटिवेट होगे क्या, तभी एक्शन में आओगे। ऐसे अपने आप अपने लिए नहीं पढ़ोगे क्या, कोई कुछ तुम्हें देगा तुम तो ही पढ़ोगे, ऐसे अपने आप नहीं पढ़ोगे। बच्चे अपने आप पढ़ना है ना, तो एक्शन में आना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर सबऑर्डिनेट को, फिर से कीवर्ड्स मार्क करना, यहाँ पे एक कीवर्ड मैंने यहाँ मार्क किया, स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, ठीक। उसके बाद जो कीवर्ड है वो है टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ये दो की लाइंस है आपकी जो मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी केस स्टडी में, ठीक है। तो टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, कि जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करने के लिए आप रेडी हो जाओ। पर आप ऐसे रेडी नहीं होगे, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर तुम्हारे अच्छा नंबर आएंगे तो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल होगी। और इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, कोई गाड़ी, कोई जूते, कोई भी ऐसी चीज उस स्माइल से बड़ी नहीं है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम उसके लिए नहीं कर सकते उस स्माइल के लिए, तो दुनिया भर की सारी मेटेरियलिस्टिक चीजें ना बेकार है बच्चे, ये सब चीजें बेकार है। तो क्या करना है, मोटिवेट होना है। किस लिए मोटिवेट होना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए मोटिवेट होना है। इस चैप्टर के बाद से मुझे लग रहा है तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स है हमारे पास, क्या क्या, जैसे कि मोटिव। अब मोटिव क्या है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। वही कि मोटिव एक एम, कि जहां पर हमें ये हम उस तरीके से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मोटिवेटर क्या है, झांसा, लालच, जिस वजह से तुम मोटिवेट होगे, ये वो झांसा है। यानी कि मोटिवेटर्स वो टेक्निक है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुमसे अपने गोल्स को अचीव कराने के लिए। तो ऐसे क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी चीजें एज अ टेक्निक यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो 4 फीचर्स होते हैं इसके, जिसमें पहला है इंटरनल फीलिंग। देखो यार मोटिवेशन ना इंटरनल फीलिंग है, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मैंने किसी एक बच्चे को कहा कि अरे बेटा अगर तू 80 में से 80 ले आया ना तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगी, मैं दूंगी तुझे 1 करोड़ रुपए, तू 80 में से 80 लेकर आ। अब वो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं 1 करोड़ रुपए के लिए, मैं करूंगा क्या 1 करोड़ रुपए का, मुझे चाहिए ही नहीं। तो भाई जब उसके अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है कि उसे वो चीज चाहिए, तो वो क्यों मोटिवेट होगा। तो ये एक इंटरनल फीलिंग होती है, ये आपके अंदर की डिजायर है, अर्ज है, एस्पायरेशन है, स्ट्राइविंग है, किसी चीज को पाने की चाहत है, इच्छा चाहत है किसी चीज को पाने की। तो व्हाट अ इंटरनल फीलिंग है बिल्कुल, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन अगर किसी चीज को आप चाहते हो कि यार ये मुझे चाहिए, अंदर से आपको वो फीलिंग आई, तो आप फिर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। मोटिवेशन ना हमेशा एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जनरेट करता है। आप जिस चीज को हासिल करने के लिए मोटिवेट हो रहे हो, दैट मीन्स वो आपका गोल बन गया ना। मैंने कहा कि आपको 80 में से 80 लेकर आने हैं और आज आपके अंदर पूरा जोश भर दिया मैंने, तो आप मोटिवेट हो गए और आपका एक गोल सेट हो गया 80 में से 80 कि मैम ने बोला है कि 80 में से 80 लेकर आने, तो हम लेकर आएंगे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है वो उस गोल को हासिल करने के लिए जो है इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लेकर आता है। जैसे कि किसी को प्रमोशन चाहिए, अब हमने कहा प्रमोशन तभी मिलेगा जब ये वाला टारगेट अचीव कर दोगे, तो आप उस टारगेट को अचीव करने में लग जाओगे, यानी कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको एक गोल मिल गया। क्यों, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है। बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। मोटिवेशन ये भी है जो फिलहाल अभी थोड़े टाइम से मैं आपको देती आ रही हूँ इस वीडियो के अंदर, पॉजिटिव है, जहां पर अच्छा कई बार आपके पेरेंट्स भी आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं कि बेटा अगर तू अच्छे मार्क्स लेकर आ गया तो कॉलेज जाने के लिए तेरे को बढ़िया सी कार दिला देंगे, तेरे को अच्छा सा मोबाइल फोन दिला देंगे, या तुम्हें कहीं फ्रेंड्स के साथ तुम्हें हॉलीडे पे भेज देंगे घूमने के लिए। तो ये भी एक मोटिवेशन है। और मोटिवेशन ये भी है कि बेटा अच्छे नंबर नहीं आए ना, घर बिठा देंगे तुझे, दुकान हमने खोली रखी है तो दुकान पे बैठना शुरू कर देना, पढ़ाई लिखाई सब तुमने छोड़ देनी है, कोई कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, हम कहीं पैसा भर के तेरा एडमिशन नहीं कराने वाले हैं, चुपचाप दुकान पे बैठ जाइयो, ठीक है। और लड़कियों की मम्मियाँ क्या कह देती हैं, चुपचाप घर का काम सीख लेना और फिर थोड़े दिनों बाद ओम मंगलम मंगलम तुम्हारा हम कर देंगे। तो बेटा मोटिवेशन पॉजिटिव भी है, मोटिवेशन नेगेटिव भी है, मोटिवेशन प्यार में भी है और मोटिवेशन डांट और मार में भी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब क्या है कि भाई हम आपके पैसे बढ़ा देंगे, हम आपको प्रमोशन दे देंगे, आपको एक पहचान दे दी, आपके लिए तालियां बजवा दी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या रे वाह स्टार परफॉर्मर, तुम्हारे लिए ताली बजवा दी, ठीक है, तुम्हें एक ट्रॉफी पकड़ा दी। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। वहीं पे नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, सबके सामने तुम्हें डांट देना, तुम्हें डराना धमकाना, पनिशमेंट दे देना, तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक देना, तुम्हारी छुट्टियां सारी कैंसिल कर देना, बस ये नेगेटिव मोटिवेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद देखो भैया कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हम इंसान इतने कॉम्प्लेक्स हैं। अब किसी का मोटिवेशन कुछ है तो किसी का मोटिवेशन कुछ है। कोई जो राजू है, तुम्हें पता है राजू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है 12th बोर्ड एग्जाम में? क्योंकि उसकी जो सहेली है ना, उसकी जो सहेली है वो जो जिस कॉलेज में जाने वाली है वो उसी कॉलेज में उसके साथ जाना चाहता है। अब उसकी सहेली तो टॉपर है, वो तो बढ़िया नंबर लेकर आएगी और वो पहुंच जाएगी एसआरसीसी में, बट हमारा राजू तो नालायक है ना। अब राजू नालायक है तो राजू पढ़ इसलिए नहीं रहा कि भैया उससे खुद अच्छे कॉलेज में जाना है, वो जिस अच्छे कॉलेज में जाएगी वो उसके पीछे पीछे जाना चाहता है अच्छे कॉलेज में। तो राजू का मोटिवेशन देख रहे हो क्या है? और वहीं पे एक दूसरा बच्चा इसीलिए अच्छी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे खुद के लिए अच्छे कॉलेज में जाना है, उसे एक अच्छी नौकरी करनी है। तो भाई ये देखो कॉम्प्लेक्स है, हर किसी की मोटिवेशनल नीड अलग होती है। किसी को पैसा मोटिवेट करता है, किसी को पैसा मोटिवेट नहीं करता। तो ये समझना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को कि भाई सामने वाले को क्या मोटिवेट कर रहा है। तो इसलिए कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इंडिविजुअल हेट्रोजिनस है भाई, सब अलग है अपनी सोच में, अपनी एक्सपेक्टेशन में, अपने रिएक्शन में। ठीक, समझ आ गया? चलो अब इसी को थोड़ा सा समझाया कुछ हमारे अब्राहम मैस्लो ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लोगों के दिमाग को थोड़ा बहुत पढ़ा और उस हिसाब से लोगों की जरूरतों को 5 लेवल्स में डिवाइड कर दिया और अपनी थ्योरी बना दी जिसको हमने नाम दिया मैस्लो हायरार्की थ्योरी। तो बच्चों ये हमारे मैस्लो साहब थे जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो, जो कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी पब्लिश की थी 1943 में, जिसके अंदर उन्होंने पूरे मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारी बातें बोली। तो हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ रहे हैं सिर्फ उनके। तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को बनाने से पहले कुछ अजम्पशंस रखी। उन्होंने हमारे सामने कुछ बोला कि कुछ अजम्पशंस है मेरी, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि लोगों का बिहेवियर उनकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके नीड के हिसाब से जो है लोग बिहेव करते हैं, और जैसे जैसे नीड सेटिस्फाई होती है ना वैसे वैसे उनके जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। और ये जो नीड्स है ये हमने हायरार्किकल ऑर्डर में रखी है। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि बिल्कुल बेसिक नीड से लेकर हायर लेवल तक की नीड्स पर हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि एक जो नीड है वो सेटिस्फाइड है, अगर मतलब किसी बंदे की नीड सेटिस्फाइड है तो एक सेटिस्फाइड बंदे को कुछ भी मोटिवेट नहीं करता। मतलब अगर तुम्हारी आत्मा तृप्त हो चुकी है किसी चीज के लिए, तुम 5 बर्गर खा के एकदम संतुष्ट हो गए, तो तुम्हें वो छठा बर्गर चाहे मुफ्त में मिल रहा हो वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि तुम अब सेटिस्फाइड हो चुके हो। तो अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, वो किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती। हाँ, नेक्स्ट हायर लेवल नीड ही मोटिवेट कर सकता है कि बर्गर खाने के लिए तो पेट भर गया है, लेकिन अगर तुम पिज्जा ऑफर करोगे तो वो तो हम खा लेंगे। तो एक हायर लेवल नीड ऑफर करोगे तो हम मोटिवेट होंगे, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड पे तभी जाएगा जब उसकी लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें अजम्पशंस में बताया, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर 5 हमारे सामने नीड्स आ चुकी है। पहली नीड क्या है उसमें से? पहली नीड है बच्चे बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स लिख देते हैं बच्चे इसको, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल नीड है। ये बिल्कुल बेसिक होती है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते तुम ये नहीं सोचते कि मेरे को सीईओ बनना है। आप जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहे होते हो तो अपने सर्वाइवल के लिए एंटर करते हो। वहां पे सबसे पहले आपकी सोच होती है, आपका दिमाग चल रहा होता है कि आज अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि आप इसी चीज के लिए आए हो ना ऑर्गेनाइजेशन में। आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन में ताली बजना, आपकी जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है, सबसे पहले आपकी सैलरी नीड होती है। तो यहाँ पर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर हम लोग बेसिक चीजों के बारे में ही बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम बेसिक सैलरी को कह रहे हैं कि वो हमारी प्राइमरी नीड है। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम आते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी नीड पे, कि अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ कितना है। अब सेफ का मतलब नहीं है कि अगर ये हमारी पिटाई करेगा तो हम क्या करेंगे, ये हमसे झगड़ेगा तो हम क्या करेंगे। बेटा ये वाली सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है कि यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने बाद ही कह देंगे कि जाओ जी आपका काम यहाँ पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। इनकम की स्टेबिलिटी क्या है, यानी कि इंक्रीमेंट्स वगैरह कैसे होते होंगे, पेंशन प्लान्स क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी नीड में देखते हैं। इस नीड का सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो हम आते हैं नेक्स्ट नीड पर, जिसको बोलते हैं एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, अपनापन। देखो जिस जगह पर हम 5 से 6 से 7 से 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं ना, और उस जगह पर अपनेपन का एहसास ना हो, मतलब मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि मजदूरों की तरह अगर हम काम कर रहे हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई हंसना बोलना नहीं है, कोई आपस में कोई रिश्ता नहीं है दोस्ती यारी का, तो और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेता है, हमसे पूछता ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर ना काम करने में मजा नहीं आता। और जहाँ काम करने में मजा ना आए ना बच्चे, वहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड यही कहती है कि यहाँ पर वर्कर्स को अफेक्शन चाहिए, बिलोंगिंगनेस एक अपनेपन का एहसास चाहिए, आप उन्हें एक्सेप्ट करो, उनके साथ थोड़ी फ्रेंडशिप भी रखो, इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टीम नीड।
भाई अपने को पहचान चाहिए कि जब हम निकल रहे हों किसी के आगे से तो हमें देखकर खड़े हो जाए, रिस्पेक्ट दे। अच्छा, ऐसा कुछ चाहिए तुमको? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो कुछ ऐसा ही चाहिए। तो बच्चे एस्टीम नीड किस चीज के बारे में बात करती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, हमें थोड़ी फ्रीडम मिले अपने स्टेटस के हिसाब से हमें फ्रीडम मिले, हमारे काम की पहचान हो, हमारी पहचान हो, प्लस हमें अटेंशन दिया जाए, मतलब हमें इग्नोर ना किया जाए, हमें एक अलग से एक कह सकते हो कि यहाँ पर एक पहचान की जरूरत है। और वो जरूरत कैसे पूरी होगी? जब हमारी कौन सी नीड पूरी हो जाएगी बच्चे? एस्टीम नीड। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो आप बनना चाहते हो, जो बनने की कैपेबिलिटी रखते हो। चाहे मान लो आज तुम यहाँ पर सेल्स मैनेजर बनकर आए हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटीज, तुम्हारे जो स्किल्स है वो उस कंपनी के सीईओ बनने लायक हैं, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद तुम जरूर उस चीज को हासिल कर लोगे, लेकिन वो तुम्हारी हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है। ठीक है बच्चे, तो इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। और इसके अंदर ये आपकी उन डिजायर्स के बारे में बताता है, उन ड्राइव्स के बारे में बताता है दैट व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बन सकते हो। एंड दिस नीड इंक्लूड्स, इसके अंदर हम ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करते हैं, गोल्स के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको पांचों की पांचों नीड्स? तो थम्स अप कर देना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। अभी हमने कहा ना कि मोटिवेशन किसी चीज को दिखाकर ही होगा, तो बच्चे यहाँ पर हम 2 इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे कि 2 चीजें दिखाएंगे हम तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब पैसा, बिल्कुल प्योर मनी मिलेगा आपको, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि पैसा नहीं दिखाएंगे, कुछ और चीज ऐसी होगी जो आपको अपने आप खुद ब खुद मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं बच्चों? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म, यानी कि या तो ये डायरेक्ट हमारे मनी की टर्म्स में कुछ पैसा आपको मिल रहा है, क्यों? ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे माइंड में हमारी सैलरी आती है, जो हमारी बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव में काउंट होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे सैलरी के साथ साथ ना और भी बहुत सारे हमें यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। वो सारी चीजें क्या है? डायरेक्ट पैसों के टर्म से मिल रही है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों? वहां पे वो देखते हैं ना कि बेसिक सैलरी इतनी है, साथ में इंसेंटिव्स ऐसे ऐसे मिलेंगे, इस तरीके से अलाउंसेस मिलेंगे, तो ये चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर है डायरेक्ट पैसा। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, जितना काम उतना दाम, आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, तो ये चीज भी आपको मोटिवेट करती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपके पेमेंट ऑफ वेजेस को लिंक कर दिया जाता है प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक है, उसके बाद बोनस, भाई आपकी सैलरी और वेजेस के ऊपर अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, खुशी खुशी आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको दे रहा है, तो वो आपके लिए है बोनस। ठीक है, सो बोनस एक ऐसा इंसेंटिव्स है जो आपको कब मिल रहा है? ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या है कि मान लो हमारे वर्कर्स ने बहुत 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 मेहनत करी, वर्कर की सैलरी तो सिर्फ 20,000 रुपए है ना, वो 20,000 की सैलरी तुम्हें 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रही है, 2 करोड़ रुपए का, और हमारे वर्कर को क्या मिल रहा है? सिर्फ 20,000 रुपए, और वो पूरे 2 करोड़ रुपए तुम गपा गप खा रहे हो, तो ये गलत है ना। तो ऐसे में कई बार हम अपने, तो नेक्स्ट टाइम हमारे एम्प्लॉय ने क्या किया, वो अब अच्छा काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मेरे को 20,000 मिलता है ना, उतना ही काम करूंगा, लेकिन अगर तुमने उसके कानों में ये आवाज डाल दी कि सुन 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 सुन, जितना हमें प्रॉफिट होगा ना उसका 5% हम तुझे देंगे, कर काम, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसका 5% तुझे देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग मिल गया कि जितना प्रॉफिट उसके इतना उसका पैसा बढ़ जाएगा, लालच आया ना, तो ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इट इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू द एम्प्लॉयज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है कि कई बार वर्कर के मुंह से निकलता है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमारी कंपनी थोड़ी है, हमारा पैसा थोड़ी लगा है, हम क्यों बचाएं इस चीज को, होने दो जो हो रहा है, हमें तुम्हारी सैलरी मिल रही है ना। अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, सैलरी भी तो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन ही देता है ना। पर यहाँ पर हमें जगाना है कि भाई देखो, तुम भी कंपनी के मालिक बन सकते हो। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर एम्प्लॉइज को ऑफर कर देते हैं, ताकि उनके अंदर भी एक ऑनरशिप की फीलिंग आए, एक मालिकाना अधिकार वाली फीलिंग आए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करें, कहे अरे ये टाइल अपने पैसों से ही लगी, हमने ही पैसा लगाया इसमें, ऑनरशिप की फीलिंग, इससे कुछ नहीं होना चाहिए इस टाइल को।
ऐसी जितनी टाइलें लगी हुई थी वो उतनी शेयर से लगी हुई थी जिन शेयर्स को एम्प्लॉयज ने खरीदा था। सब लोग आके अपनी अपनी टाइल साफ कर रहे हैं, अरे हमारा पैसा लगा इसके अंदर। मोटिवेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को, क्यों? ताकि भाई वो अच्छे से काम करें। तो बेटा under this incentive scheme employees are offered the company shares as a set price which is lower than the market price। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि यहाँ पर शेयर्स दिए जाते हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, ताकि उनके अंदर क्या है बच्चे, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट की जब हम वाले हालातों में होंगे, जब हमारे घुटनों में, हमारे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा होगा और हमसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होगा, हमारी कमर एकदम झुक चुकी होगी, तो भाई पैसा कैसे आएगा? तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उस समय पर हमारी मदद करे, तो बात है ना। तो अगर कोई कंपनी रिटायरमेंट बेनिफिट देती है तो भी वो चीज एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आपको प्रोविडेंट फंड, पेंशन प्लान्स होते हैं, ग्रेचुइटी मिलती है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे परक्विजिट्स। बेटा परक्विजिट्स को हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? इन काइंड बेनिफिट्स। अब तुम कहोगे मैडम इन काइंड क्या होता है? अदर देन कैश, मतलब आपको हार्ड कैश नहीं मिल रहा, लेकिन पैसों के बराबर कुछ फैसिलिटीज मिल रही है। जैसे कि तुम्हें रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने, आने जाने की सुविधा दे दी, ट्रैवल के लिए तुमको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, तुम्हारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को जो इली 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 करके उनको स्कूल तक पहुंचा दिया, यानी कि उनको एजुकेशन दे दी। तुम जब यहाँ पर खांसी जुकाम बुखार से तड़प रहे थे तो तुम्हें फ्री हेल्थ सर्विसेज दे दी, तुम्हारी LIC करा दी। तो इस तरीके के बेनिफिट जब तुम्हारी कंपनी तुम्हें दे रही है तो वो होते हैं बेटा परक्विजिट्स। बट कैसे बेनिफिट्स हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ये बेनिफिट भी आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। तो सबको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्लियर हो गए। चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ, कि यहाँ पर अब तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, पर ऐसा कुछ मिलेगा जो तुम्हें साइकोलॉजिकली, तुम्हारी सोशल और तुम्हारे इमोशनल फैक्टर्स पे वर्क करेगा और तुम इसीलिए मोटिवेट हो जाओगे। तो उसमें सबसे पहला है स्टेटस। स्टेटस कि तुम काम करो, तुम्हें हम कंपनी का, आज तुम सेल्समैन हो ना, सेल्स स्टाफ हो, सेल्स टीम का पार्ट हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हें कल हम सेल्स मैनेजर बना देंगे। स्टेटस मिल जाएगा, वो सारे लोग फिर उसके लिए काम करेंगे। तो कई बार कोई स्टेटस भी मोटिवेट करता है कि यार मुझे ये स्टेटस चाहिए, मैं करके रहूंगा इस टारगेट को अचीव, मुझे ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। कि जब भी मुझसे कोई पूछेगा ना तो कौन से कॉलेज में है, मैं बताऊंगा उसे कि मैं कौन से कॉलेज में हूँ, मैं बताऊंगा उसे मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मैं उसे बताऊंगा कि आज मैं एक लॉयर हूँ। मुझे वो स्टेटस चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई कुछ भी कहे। स्टेटस मोटिवेट करता है। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस का मतलब होता है आपकी क्या रैंकिंग है, आपकी पोजीशन की क्या रैंकिंग है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन से रैंक पे हो, कौन सी पोजीशन पे हो, वो आपको मोटिवेट करता है और ये आपको साइकोलॉजिकल और सोशल और एस्टीम नीड्स को आपकी पूरी करता है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं बेसिकली वो भी हमें मोटिवेट करता है। कि मेरे सामने दो ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ का एक रियलिटी पार्ट है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर किया, ठीक है, बट मुझे पता है कि वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसमें मैं शायद काम नहीं कर पाऊंगी। कि भले ही पैसा तो मेरी जेब में बहुत ज्यादा आ जाएगा, फाइनेंशियली तो शायद मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, बट मुझे पता है कि वहां पर मेंटल प्रेशर इतना होगा, साइकोलॉजिकली मैं इतना ज्यादा वहां पे परेशान रहूंगी, या मैं कह सकती हूँ कि मेरी एस्टीम नीड वहां पर पूरी ना हो, क्योंकि नाम किसी और, काम मेरा, नाम किसी और का, तो ये शायद मैं नहीं सह पाऊंगी। तो मैंने हटा दिया, मैं मोटिवेट नहीं हुई उन पैसों से। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप कह सकते हो कि शायद आज मैं हूं भी, कि जो मुझे हो सकता है कि उतना लेवल का चीज नहीं ऑफर कर रहा, लेकिन वहां का, यहाँ का कल्चर, इन्वायरमेंट, मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरे एस्टीम नीड पूरी हो रही है, साइकोलॉजिकली मैं अच्छे से यहाँ पर काम कर पा रही हूँ, तो ये मुझे मोटिवेट कर रहा है। तो हर बार पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता, कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर जाती है। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या इंडिकेट करता है? कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डिस्क्राइब करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और ऊंची दुकान फीका पकवान, ये कहावत भी हम सभी लोगों ने सुनी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन हमारी लाइफ में। और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, किस तरीके से रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयज को क्या समझा जाता है वहां पर,
मतलब भाई गधा मजदूरी तो नहीं कराई जा रही ना उनसे वहां पर, प्लस रिस्क टेकिंग क्या है वहां पर, तो ये सारी चीजें भी मोटिवेट करती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं थर्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की, जिसका नाम है करियर एडवांसमेंट। अब करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है, देखो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके से चीजों को यहाँ पर प्लान किया गया, इस तरीके से प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जाते हैं कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर तो चलो ठीक है, एक रेगुलर हमारा जो भी रूटीन है उसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है, प्लस साथ ही साथ हमारे करियर के एडवांसमेंट के लिए भी वहां पर कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, प्लस एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है अपने प्रमोशन से तो उसके लिए साउंड प्रमोशनल पॉलिसीज डेवलप की जाती हैं। क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है उनके ह्यूमन रिसोर्स, और उनके लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वो डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो इसीलिए ये भी एक तरीके का इंसेंटिव डिजाइन किया गया कि एम्प्लॉयज खुद के लिए भी वर्क करना चाहते हैं, खुद के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करना चाहते हैं, तो इसी तरीके के प्रोग्राम्स को हमें एज एन इंसेंटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। उसके बाद आता है बेटा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है, देखो एनरिचमेंट का यहाँ पर मतलब है कुछ वेराइटी, आप उनकी जॉब को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि उनको काम करने में मजा आए। अब क्या होता है ना, जब हम डेली के डेली एक ही सेम वर्क करते हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है। जब हम सिमिलर वर्क करते हैं ना रिपीटेडली और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो कई हद तक बोरिंग लगने लगता है। आप भी अगर सुबह उठकर और शाम तक अगर एक ही सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते रहते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं वो बोरिंग लगने लगता है ना, ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कि वो भाई अपने काम को करने के लिए मोटिवेट हो, उनकी जॉब को इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि भाई उनको मजा आ जाए उस काम को करने में। अब ये मजा तुम उन्हें कैसे दिलवा सकते हो कि काम में मजा, ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा ये पॉसिबल होता है। पहली बात तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइनिंग द जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, कि आप उनकी जॉब को इस तरीके से डिजाइन करो कि उनकी जॉब में बहुत सारा काम करने के लिए हो। यानी कि ऐसा ना हो कि वो रोज आते हैं वही अपनी एक फाइल खोलते हैं और उसी फाइल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, या रोज आते हैं अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं और उसी में बस टटा लगना शुरू कर देते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हर थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसा नया आना चाहिए ताकि वो जो एक डेली वर्क कर रहे हैं उससे हटकर कुछ नया कर रहे हो, ताकि उनको उस काम को करने में मजा आए। प्लस अगर कुछ ऐसा तुमने उन्हें दे दिया जिसमें उनके दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उनके स्किल्स का, और उन्हें ज्यादा पावर दे रहे हो, फ्रीडम दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो यहाँ पर जॉब को करने में मजा आता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो जॉब्स में वेराइटीज ऐड करते हैं ताकि काम को करने में मजा आए। ठीक है, अच्छा बेटा जो पॉइंट नंबर 3 था उसके अंदर भी आप ये कुछ कीवर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, साउंड प्रमोशनल पॉलिसी, एप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो कौन से वाले इंसेंटिव के लिए? करियर एडवांसमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास 5th पॉइंट है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अब एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या होता है बेटा? रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि जब कोई हमारे काम को एक पहचान दे दे। एक वर्कर जो बहुत मेहनत करके खून पसीना बहा रहा है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और तुम उसको प्यार के 2 मीठे शब्द नहीं कह सकते, तो कितनी गलत बात है ना ये। तुम लोग भी तो ऐसे कहते हो ना कि पूरा दिन हम लोग पढ़ते रहते हैं तब तो हमारे मम्मी पापा नहीं देखते हमें पढ़ाई करते हुए, जैसे ही हम 2 मिनट के लिए रिलैक्स होने के लिए फोन उठाते हैं तभी वो लोग हमें देख लेते हैं और डांट पड़ जाती है और उन्हें लगता है कि हम पूरे दिन फोन ही चलाते हैं। यानी कि आपके हार्डवर्क को वो रिकॉग्निशन, वो पहचान, वो एप्रिसिएशन नहीं मिली। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एम्प्लॉय जब काम करता है ना तो आप उसे चाहे पैसे मत दो, आप उसे बोनस नहीं दे रहे हो, आप उसे कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, लेकिन तुमने अगर ये कह दिया ना कि अरे यार राजू तुमने बहुत बढ़िया काम किया है और तुमने सबके सामने उसके लिए कुछ तालियां बजवा दी, तो भाई राजू का दिन बन गया उस दिन से, और वो मोटिवेटेड रहेगा कि यार अगली बार भी मुझे इसी तरीके से परफॉर्म करना है। तो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, हम उनके काम को एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि देखो यार आपके पेरेंट्स भी ना आप लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं कहूंगी, कुछ लोगों के घर में उनके बड़े भाई बहन होते हैं या और भी जो भी आपके गार्जियंस हैं जो आप लोगों के साथ रहते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, अब जब वो अपने काम से लौट कर घर पर आते हैं तो उन्हें आप लोगों से सिर्फ इतना चाहिए कि थोड़े से प्यार के मीठे शब्द, कि आप
उनके लिए कुछ कह दें कि भाई देखो वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप उनके उस मेहनत को एक्नॉलेज कर दो, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, तो उनकी सारी थकान दूर हो जाती है कि ठीक है आज तो दिन बन गया, है ना। तो बस यही ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज भी चाह रहे होते हैं कि भाई आप उन्हें कुछ अप्रिसिएशन उनके लिए शो करो, जैसे कि आप उन्हें कंग्रेचुलेट कर दो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दो, न्यूज़ लेटर के अंदर उनकी अचीवमेंट के बारे में छाप दो, उनको अवार्ड दे दो, सर्टिफिकेट दे दो बेस्ट परफॉर्मेंस का, कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज आप उनको दे सकते हो जैसे कि टी शर्ट्स आपने बंटवा दी या फिर आपने उनको रिवॉर्ड दे दिया कुछ वैल्यूएबल सजेशन देने के लिए। तो इस तरीके से उनके काम को जब पहचान मिलती है ना तो वो मोटिवेट होते हैं और हर बार अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिसको मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के लिए, जो कि है जॉब सिक्योरिटी। आजकल हम लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड है इस एक पॉइंट को लेके कि हमारी जॉब कितनी सिक्योर है। ऐसा तो नहीं कि हमें बुलाएंगे 2 महीना काम कराएंगे और फिर कहेंगे जय राम जी की अपना काम हो चुका है अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर कितना सिक्योर है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब बातों को भी सोचकर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या तो चुनते हैं या उसे छोड़ते हैं। तो बेटा देखिए, एम्प्लॉयज वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, हर कोई चाहता है कि उसकी जॉब जो है वो सिक्योर हो, तो उसके लिए उन्हें कुछ स्टेबिलिटी चाहिए अबाउट देयर फ्यूचर इनकम। तो वो अपने फ्यूचर इनकम के लिए कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि उनको चिंता ना करनी पड़े कि यार आज तो हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कल को ही हमें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे तो क्या ही फायदा उस मेहनत का। लेकिन अगर उन्हें पता है कि नहीं उनकी जॉब सिक्योर है तो पूरे उत्साह के साथ पूरे जोश के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बच्चे एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। देखो अपनेपन का एहसास अपने ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होना चाहिए और वो तब होगा जब हमें इन्वॉल्व किया जाएगा, कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का कोई डिसीजन लिया जाता है तो हमें इन्वॉल्व किया जाए। आपके घर में भी जब कोई एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा होता है तो सब मिलकर आपस में बैठते हैं बात करते हैं ना, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर कोई अपना अपना सजेशन दे रहा होता है, तो उससे एक अपनेपन का एहसास होता है ना कि यार वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहे कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो बड़ा या छोटा, लेकिन उसका असर तो एम्प्लॉयज पर ही पड़ेगा ना, यानी कि काम करने वाले सभी लोगों पर। तो क्यों ना उनको भी इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि उन्हें भी अपनापन लगेगा कि यार ठीक है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें हमें भी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में क्या है, इट मीन्स इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम। अब वो कैसे कर सकते हैं इस काम को, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज को करने के लिए जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, वर्क कमेटीज होती हैं, कैंटीन कमेटीज होती हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बुलाते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनसे सजेशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है पावर दे देना। अब आप कहेंगे मैम पावर किस चीज के दे देना, कि अगर बॉस कुछ भी कहे तो उसे बाहर मिलना और बस बता देना उसे कि तू बस ऑर्गेनाइजेशन में ही बॉस है, बाहर के बॉस तो हम ही है। ऐसी पावर नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब है कि अपने काम से संबंधित उनको जो ऑटोनॉमी जो फ्रीडम चाहिए वो उन्हें दे देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि उनको ये फील होता है कि यार हम अपना काम अपने तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ना इस वजह से भी अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको जैसे कहा गया है वैसे ही करना है, आप अपने क्रिएटिव टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और ऐसे माहौल में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करना पसंद नहीं करते। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड होगा वो तो शायद बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट के अंदर इसी चीज के ऊपर फोकस किया गया, गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू द सबऑर्डिनेट, कि यहाँ पर हम उनको पावर देंगे, उनको ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम देंगे, सो दैट इट विल मेक द पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इंपॉर्टेंट, कि भाई उनकी जॉब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उनको पावर दी और उतनी फ्रीडम दी कि वो अपने हिसाब से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।